प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई, महाराष्ट्र, अलीबाग से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों को ऐसा ये लगता होगा कि ये किसी दूसरे की कुंडली है तो उससे हमें क्या फायदा है। कुंडली देखना, कुंडली को समझना और उस कुंडली को समझ करके अपने जीवन में सुधार करना। ग्रह कैसे बैठे हैं, जब आप इसका विश्लेषण विस्तृत रूप से करते हैं तब आपको आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को समझने में मदद मिलती है। प्रायः ये व्यस्त भरे समय में हम इस बात से बिल्कुल ही दूर चले जाते हैं कि दूसरों की गलती से हमें क्या सीखना है। सिर्फ आप अपनी गलती से ही नहीं सीखते हैं, अपितु दूसरों की गलती से आप ज्यादा सीख जाते हैं। बस आपको अपने आंख और कान खुले रखने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति अगर सड़क पे चल रहा है, दूसरा कोई भी, और अगर वो गलत ड्राइविंग कर रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो आप उससे इस बात को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं कि नहीं, हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि कब कौन सी लेन में ड्राइविंग करनी है। और ये कुंडली जहां पे त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की काल गणना होती है, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानह प्रभेद क्रमात्। त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की जहां काल गणना होती है, कमल के दो पत्तों को एक साथ छेदा गया, उनमें से कौन पहले छिद्र जिसमें हुआ है, यहां तक की गणना त्रुटि कहलाती है। और अग्नि का अग्नि में मिल जाना, आकाश का आकाश में मिल जाना, वायु का वायु में मिल जाना, पृथ्वी का पृथ्वी में मिल जाना, जल का जल में मिल जाना, ये संपूर्ण समग्र यात्रा और एक दूसरे का दूसरे में मिल जाना ही प्रलय की घटना बताती है। और ये सारी बातें आपको आपकी कुंडली देखने से समझ में आ जाती हैं। व्यक्ति का जीवन कैसा है, कैसा करने की कोशिश वो कर रहा है, उसके जीवन की व्यय की स्थिति कैसी है, दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, हमें वहां पे किस तरीके से अपना व्यवहार बना के रखना है, बच्चों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है, गुरुता से युक्त रखना है, गंभीर रखना है ना, मित्रवत रखना है, कैसा रखना है, ये कुंडली बताएगी। पति पत्नी में मतभेद का कारण क्या हो सकता है, व्यापार में धन बचता नहीं है, नुकसान अंतिम अंतिम में आकर के सारा महीने का एंड होता है और सारे पैसे आपके खत्म हो जाते हैं, फिर ऋण लेना पड़ता है। और ये हर बार की एक बार की कहानी नहीं है, हर बार है। बहुत सामान्य सी भी आपके ऊपर से जब एक सामान्य भी व्यय बढ़ जाता है, 1500 रुपए का भी, तब भी आपको सोचना पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है। बहुत स्पष्टतया मैं बोलूं तो जब मेरे पास लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो मेरी दक्षिणा बड़ी कम है, पर उसमें भी लोगों को विचार करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी भी योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो एक सामान्य सी दक्षिणा भी ब्राह्मण को दे सकें। अपने घर में एक अच्छा ब्राह्मण बुला करके उसको अपने घर में निहित पूजा पाठ करा सके, इतनी सामर्थ्य नहीं है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं है, चल रहा है, जीवन कट रहा है। पर जीवन कटने से कटता नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमें इस बात को जरूर ही समझ लेना चाहिए कि आखिर मैं ही क्यों कि बहुत सामान्य सी व्यय की स्थिति भी हमें परेशान कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे पास महीने के अंतिम अंतिम में बिल्कुल भी व्यय के सिक्के तक नहीं बचते हैं? जानकारी आवश्यक है। और क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, इस वजह से अपनी कुंडली को देख करके, दूसरों की कुंडली से समझ करके अपना बल बढ़ा लेते हैं। और ये बात, इसमें आपकी कुंडली का अध्ययन आपकी मदद कर जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इतनी देर तक की बातचीत में कुछ निकला ना निकला, पर आपको जरूर ही कुछ समझ में आ गया होगा। जन्म होता है जातक का फाल्गुन माह में। अब अगर आपका जन्म फाल्गुन माह में हुआ है तो विश्वास के साथ व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेने वाला होता है। और इतना ही नहीं, उसे प्रेम बड़ा पसंद होता है, वो प्रेम की भाषा समझता है और उसे प्रेम किसी भी हद तक, उस प्रेम को पाने के लिए या प्रेम से अगर उसे कोई भी काम करवाया जाए तो व्यक्ति तात्क्षणिक उसके लिए तैयार हो जाता है। उत्तरायण में जन्म होने से, अब सामान्य बात है फाल्गुन में उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य, तो उत्तरायण में है वसंत ऋतु, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दिन मंगलवार। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अगर दिन का जन्म है, यहाँ पे एक सिद्धांत लागू होगा जो आप लोगों को समझना होगा कि अगर जन्म कुंडली में जन्म दिन का है, सूर्योदय से
बाद और सूर्यास्त के पहले दिन का जन्म हो, लग्न में विषम संख्या की राशि बनी हो और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, 11 नंबर विषम संख्या की राशि, तो व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्यवान योग बन जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो जिम्मेदार हो जाता है, या उम्र में बहुत छोटी अवस्था में उसे जिम्मेदार होना पड़ता है, मतलब उसके पास जिम्मेदारी होगी और भाग्यशाली भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो भाग्यहीन है। हाँ, एकादशवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से बुध इस कुंडली में कई बार दारिद्र दोष भी बना देंगे। मतलब बुध की दशा आने से पहले हमें अपने आप को सेटल कर ही लेना होगा। शनि की दशा में जितना ज्यादा हो सके हमें अनुशासन में रखना होगा, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति भी जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं। ये व्यक्ति को किसी के यहाँ नौकरी या किसी के यहाँ चाकरी करते हुए नजर आते हैं या विवश कर देते हैं। पर जन्म कुंडली के छठवें भाव में मंगल और शनि का बैठना व्यक्ति को महान राजयोग बनाने वाली स्थिति में लेकर चल जाएगा, क्योंकि वस्तुतः शनि वहां अपनी राशि में और मंगल वहां उच्च के बैठे हैं। जो दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, इसका निर्णय यह होता है कि व्यक्ति के घर में लोग नौकरी करने वाले होते हैं, पर स्वतंत्र व्यवसाय में कई बार व्यक्ति का मन थोड़ा कम लगता है। हालांकि आप अगर चाहें तो पार्ट टाइम बिजनेस की तरफ अपना दिमाग जरूर लगा सकते हैं। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के चंद्रमा जन्म दिन में तो ये भाग्यशाली योग बन जाएगा। दूसरा कि जन्म कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य देव उनके ऊपर उनकी दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर 7वीं जा रही है और ये सूर्य गुरु को देख रहे हैं। चंद्रमा और गुरु का संयोग भी आपस में एक दूसरे को देख रहा है। ये जो संबंध बना है ये कुंडली को यशस्वी बनाती है, जिम्मेदार बनाती है, और किसी भी अवस्था में वो अपने ब्राह्मणों का, अपने गुरु का अनादर नहीं करता है। सदैव उनके प्रति उनकी कृपा का पात्र बना रहता है। ईश्वर के प्रति तीव्र विश्वास रखने वाला, धर्म में आस्था रखने वाला, और कभी कभी जब ये मंगल एक्टिव होंगे, क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में उच्च के बैठे हैं शनि के साथ, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में मंगल की दशा उसके जीवन में उसके भाग्य को अवरुद्ध में ले जाने वाली हो जाएगी। वस्तुतः ये सिंह लग्न की कुंडली है जहां मंगल योग कारक हो जाते हैं, पर वस्तुतः उच्च के बैठे हैं, छठवें भाव में बैठे हैं, ये भाग्य भंग योग हो जाता है। और चूंकि उससे तीसरे भाव में केतु बैठे हैं, उसके तीसरे भाव में अमावस्या दोष लगा है एकादशवें भाव में, इस कारण से, और भाग्य भाव के स्वामी जन्म कुंडली के छठे भाव में चले गए, तो संघर्ष यहाँ भाग्य में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ जो संघर्ष बना है वो क्यों बना है? क्योंकि इस भाव के स्वामी छठे भाव में जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मंगल उच्च के बैठे हैं, और जो आलस्य है वो इस वजह से है, कारोबार में जो प्रगति आपको थोड़ी कमजोर दिखाई देती है वो इसलिए क्योंकि दशम भाव के स्वामी दूर स्थान में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं। कमजोरी के बाद अच्छाई क्या है कि लग्न में गुरु बैठे हैं, पर समस्या उनके साथ भी क्या आ रही है कि राहु से दृष्ट हैं और अन्य किसी भी शुभ ग्रह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से यहां, हालांकि एक बात यहां राहु के साथ अच्छी हो रही है कि त्रिकोण में बैठे हैं, तो त्रिकोण के राहु जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति लग्न में बैठा, ये यशस्वी योग बनाता है, गजकेसरी योग बनाता है। पर बात क्या है कि गजकेसरी योग भी कमजोर बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि सूर्य के साथ बैठ करके वो ओझल हो जाते हैं। राहु त्रिकोण में बैठे, इस वजह से राहु अच्छे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से अच्छे हैं। इस राहु के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव अन्य नहीं है, अन्य कोई पापग्रह उन्हें नहीं देख रहे हैं, इस वजह से राहु अच्छे हैं। त्रिकोण के राहु यश और कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देते हैं। दशमांशा चक्र में द्विस्वाभाविक राशि बनी है, जहां दशम स्थान के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठ करके, लग्नेश होकर के दशम स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से कारोबार में, यहाँ धनु राशि में बैठे हैं, शत्रुगत है, जहां के स्वामी जन्म कुंडली में नीच के हो गए, परिवर्तन में है, इस वजह से कारोबार में व्यक्ति का जो करियर है, जो कारोबार में स्थिरता है वो सामान्य रहेगी या उसमें एक स्थिरता वक्त के हिसाब से बनेगी। ये आपकी कुंडली में कुछ बातें हैं। शतभिखा नक्षत्र, ओम वरुणाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए, वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अपने जल को बचाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, इन सब की सुरक्षा और सफाई करनी चाहिए। सत्कर्म करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके पेयजल की सुविधा बढ़ाई जाए। पेयजल कैसे लोगों तक उपलब्ध हो, सरलता से आप जल से संबंधित समस्या का निदान कितना कर जाते हैं।
सरकारी संस्थाओं से जोड़कर आप अपने जल संरक्षण की तैयारी के बारे में क्या आप कुछ विचार कर रख सकते हैं? इन सभी विषयों से आपका ध्यान बढ़ना चाहिए। शतभिखा नक्षत्र, कमल के पौधे का अपने घर में लगाना बहुत लाभ करेगा। कमल के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ सिद्ध योग में जन्मे हैं तो कार्य आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आप सिद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि योगों की स्थिति के आधार पर सिद्ध योग में जन्मे हैं तो 100% आपको जो काम सौंपा जाएगा, जो भी आपको असाइन किया जाएगा, वो आप निश्चित रूप से उसे पूरा करने का 100% कोशिश करेंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। शूद्र वर्ण होगा राक्षसगण, इस वजह से भी कई बार एग्रेशन बढ़ता है। शूद्र वर्ण होने के कारण कई बार व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति या बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेना कि मुझे इंद्र का राज्य लेना ही है, तब भगवान को फिर अवतार लेना पड़ेगा। वामन अवतार लेंगे, बलि से वो 3 पग भूमि मांगेंगे, आपका राज्य हरण करवाएंगे और फिर आपको राजा बनाएंगे। तो बात बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। इस वजह से भगवान महत्वाकांक्षा इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि एकादशवें भाव में केतु है पर वो ब्रह्म में है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कार्य को करने से उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण यहाँ पे कई बार व्यक्ति में तमस तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है। वो अपने प्रश्न के उत्तर के लिए किसी भी हिमालय की यात्रा कर सकता है, किसी भी समुद्र की यात्रा कर सकता है और किसी से भी कुछ सीखने के लिए वो 100% सदैव लालायित भी रहता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से अगर समझें तो कुंडली का बल कहाँ है? कुंडली के पास बल, यहाँ गुरु 5 नंबर में, यहाँ भी गुरु 5 नंबर में बैठे हैं शुभ ग्रह के साथ, यहाँ चंद्रमा 11 नंबर में और यहाँ चंद्रमा 9 नंबर में। दशमांसा चक्र में लग्नेश 4th भाव में और शनि जन्म कुंडली के पंचमेश के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। 7th भाव का परिवर्तन 5th भाव से हो रहा है। यहाँ चंद्रमा और शुक्र राहु के साथ 8th भाव में बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति दिन रात इस विचार में लगा हुआ है कि कैसे अपना कंसंट्रेशन बढ़ा करके अपनी आमदनी बढ़ाई जाए और वो इसी उधेड़ बुन में प्रायः अपना वर्तमान कई बार नष्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। सीधा अर्थ यही है कि हमारे पास जितना हमारा काम है हम उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और उसके अतिरिक्त एक से अधिक दूसरा और दूसरे से अधिक तीसरा, इसके अतिरिक्त चौथे पे हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए क्योंकि कारोबार का जो दबाव है वो कई बार आपको परेशान कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो 8th भाव के राहु आपको हर एक छोटी समस्या को बहुत बड़ा उपस्थित करवा देते हैं। उसका बहुत बड़ा, एक होता है ना जैसे कि बहुत छोटी बात थी पर उसे आपने बहुत बड़ा बना दिया, विचार करते 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 बाल की खाल निकाल ली। तो ऐसी ही स्थिति कुछ यहाँ पे राहु कर रहे हैं। और वस्तुतः जन्म कुंडली के 6वें भाव में मंगल तमाम प्रकार की परेशानियों का अंत करने के जगह वो आपकी समस्या को कई बार बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 8th भाव के स्वामी 6ठे भाव में बैठे हैं। गुरु नीच के हैं जिनका परिवर्तन हो जाने से शनि के साथ नीच भंग हो रहा है, पर वस्तुतः यहाँ बुध शत्रुग्रही हो रहे हैं। इस भाव का डिस्पोजिटर प्लैनेट नीच का है जिसका परिणाम शनि के ऊपर आश्रित हो रहा है। दशमांसा चक्र में शनि का केंद्र में होना और बुध का केंद्र में होना कुछ कुछ अच्छाइयों के साथ व्यक्ति को परिणाम देगा, पर बुध यहाँ भी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र दोष बना रहे थे, यहाँ भी वो परेशानी ही दे रहे हैं, जबकि यहाँ भी वो जो बैठे हैं वो सामान्यतः भाव से उनको बल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एकादशवें भाव में 4th भाव के स्वामी का बैठना और 4th भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठना, ये जो गुरु और सूर्य का परिवर्तन है ये वापस गुरु और सूर्य को बलवान बना रहा है। इसका अर्थ होगा कि बुध और मंगल इस कुंडली में कमजोर परिणाम करने वाले ग्रह बन रहे हैं। उच्च के हैं तो आपको साहसी बना रहे हैं, साहस दे रहे हैं, परिस्थिति से लड़ने की, परिस्थिति को समझने की, पर वस्तुतः यहाँ आपको वो स्वयं को सिद्ध करवाने पे बता रहे हैं कि तुम सिद्ध करो तब तुम्हारी सफलता तुम्हें दी जाएगी। तो ये ऐसे ग्रहों का परिणाम मिल रहा है। पर एक बात जो अच्छी है इस कुंडली में कि इस कुंडली के पंचमेश वर्ग उत्तम है, जहां व्यक्ति का संतान पक्ष, पुत्र पौत्र, सुख सौख्य मिलता रहता है, ज्ञान, गुण, गण और लोगों से संबंध, इतना ही नहीं उसके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति, बड़ों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद और इतना ही नहीं यश मान पद प्रतिष्ठा भी उसे प्राप्त होता रहता है।
जन्म कुंडली के लग्न में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जहां जहां भी पड़ रही है, यानी कि पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे, ये सभी भावों को मजबूती ही दे रहे हैं। इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं 15 अंश 28 कला के साथ और लग्न का मान 4 अंश का बना है। इस वजह से ग्रह के वक्री हो जाने से और 15 अंश पे वक्री होने से लग्न का मान 4 अंश पे 6 अंश से नीचे होने से निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा आपको अपने सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता होगी। धन और लाभ भाव के स्वामी होकर के बुध देव का अष्टम भाव में बैठना दारिद्र दोष का निर्धारण कर रहा है या निर्माण कर रहा है। इस अवस्था में आपको गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ करना चाहिए। वो बुध जो बैठे हैं वो भी 5 अंश के बैठे हुए हैं, इस वजह से वहां पे भी उनको संघर्ष ही में देखा जा रहा है। अष्टम भाव के बुध जो होते हैं वो कई बार व्यक्ति की वाणी को और तर्क बल को कमजोर करने की पूरी कोशिश भी कर देते हैं, खास करके तब और ज्यादा जब उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं हो और उनके ठीक पीछे अमावस्या दोष बना हुआ हो। इस बुध के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि के कारण कई बार व्यक्ति को तकनीक के क्षेत्र में काम करते हुए भी देखा जाता है, जैसे कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हुए देखा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग उसकी अच्छी होती है, विदेशी भाषा उसकी अच्छी होती है, कई जगह पे यात्रा भी व्यक्ति करता है। पर इन सब के बावजूद उस व्यक्ति का कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए और जितने कंसंट्रेशन के साथ वो काम करता है और जो परिणाम मिलना चाहिए, वो जो लाभ मिलना चाहिए, उसमें बुधदेव कमजोरी दे जाते हैं। तृतीय भाव के साथ साथ दसम स्थान के अधिपति शुक्रदेव होते हैं जो जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और अब जरा विचार करके देखें तो उस शुक्र के साथ मंगल और शनि जैसे 2 पापी ग्रह भी बैठे हैं। तो किसी भी भाव के अधिपति के साथ अगर पापक ग्रह बैठ जाते हो तो उस भाव की कमजोरी बढ़ा देते हैं। इसमें किसी भी तरीके से मैं अगर आपको प्रसन्न न करना चाहूं और आपकी सच्चाई से आपका परिचय कराना चाहूं तो मैं यही बात कहूंगा कि यहाँ कई बार व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जठराग्नि को मजबूत बनाए रखने के लिए समुचित और संतुलित भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए या संतुलित भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके किसी दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। ये सब चीजें आपकी कमजोरी हो सकती हैं। और दूसरा कि यहाँ पे कई बार आपको शुक्रदेव जो तीसरे भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव या छठे भाव में 2 स्थान में जा रहे हैं, ये कई बार आपकी कुंडली में दुर्योग बनाने वाली स्थिति में लेके चले जा रहे हैं। जहां शुक्रदेव लाख अच्छा परिणाम करना चाहें पर फिर भी आपके कारोबार में उनके छठे भाव में बैठने के कारण कंपटीशन बढ़ सा जाता है। चतुर्थ भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव, उच्च के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को नौकरी तो निश्चित रूप से मिल जाती है, पर यहाँ पे गड़बड़ी ये हो जाती है क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, इस कुंडली के दशम और तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। इस कारण से चतुर्थ भाव यानी कि माता, चतुर्थ भाव यानी कि शांति, चतुर्थ भाव यानी कि घर, गाड़ी, बंगला, तो इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं एक विलंब की स्थिति भी दिख जाती है या इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको पुरजोर मेहनत करने की आवश्यकता भी हो जाती है। मंगल अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं तो ये आपको नौकरी देंगे और पिता को भी नौकरी करने वाला बना देते हैं। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति धनवान तो हो जाता है पर फिर पत्नी का संबंध उसके माता पिता से तो अच्छा रहता है पर आपके माता पिता से गड़बड़ होने लगता है क्योंकि यहीं पे अमावस्या दोष बना, चंद्रमा के ठीक पीछे शनि मंगल बैठ गए। इस कारण से एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शुक्रदेव जो इस कुंडली के सप्तम भाव के कारक होंगे वो शनि और मंगल के संपर्क में आ रहे हैं। उनके ठीक आगे अंधेरा है, उनके ठीक पीछे भ्रम है, उनके ठीक साथ शनि और मंगल का एक अलग सा संघर्ष उन्हें देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी कई बार पत्नी के कारण घर का माहौल थोड़ा कमोबेश कमजोर और मजबूत होता रहता है। इस अवस्था में हमें अपनी पत्नी को समझना चाहिए या पत्नी को भी ये बात समझनी होगी कि माता पिता का आदर करना उनके बच्चों को उन्नति देने में सहायता करती है। अगर मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, उनकी आज्ञा का पालन करूं, उनको तकलीफ ना होने दूं, तो मेरे बच्चों को भाग्य में उसकी मदद देखते हुए मिल जाती है। तो मैंने यहां तक जो बात कही है बहुत ध्यान से समझें। तो कुंडली में पंचम भाव के राहु अच्छे, मैं चतुर्थ भाव शुक्र पे चर्चा कर रहा था कि तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर के कारोबार में कई बार
संशय पैदा कर रहे हैं। अगर उसी शुक्र की बात आप यहाँ करते हैं तो यहाँ पे ये अष्टम भाव में जा रहे हैं भाग्येश होकर के, तो कहीं ना कहीं शुक्र की दशा में भी कारोबार से जितनी इच्छा हम रखते हैं उतना ना मिल करके थोड़ा कम या थोड़े कमोबेश के साथ मिलता है। अगर उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि होती अच्छी वाली और यहाँ राहु नहीं बैठे होते तो वो व्यय नहीं देते और आपको एक अच्छा उनका लाभ मिल जाता। पंचम भाव के स्वामी नहीं, चतुर्थ भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं, ये भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। पर जो उन्होंने साहस दिया है वो मंगल ने दिया है। नवांश चक्र में वो शनि के साथ आ रहे हैं और इस कुंडली के सप्तम के साथ 12वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में जा रही है। ये ठीक नहीं है क्योंकि सप्तमें सपने से अष्टम भाव में गया है और साथ ही साथ इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे भाव में नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ मंगल और शनि का एक साथ आना कई बार विवाह के बाद जो दाम्पत्य होता है उसमें विवाहिक सुख तो पति पत्नी का सुख तो अच्छा होता है पर कुटुंब जन उससे मतभेद में चले जाते हैं। तो यहाँ पे शनि और मंगल के कारण कहीं ना कहीं कुटुंब हो रहा है मतभेद में। यहाँ भी द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो जन्म कुंडली में नीच के हैं। इस वजह से पत्नी की कुंडली देखने पर और आपकी कुंडली देखने पर यह बात स्पष्टतया समझ में आती है कि हमें सबसे ज्यादा अपनी पत्नी के साथ हमारे माता पिता का संबंध कितना बेहतर हो सकता है, हम उसकी ट्रेनिंग उन्हें दे सकते हैं या उन्हें एक अच्छी सीख दे सकते हैं, समझा सकते हैं और ये बात उन्हें भी समझनी होगी। दूसरा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप मिले हैं उन्हें, अगर वो नहीं होते, उनका आशीर्वाद नहीं होता तो आपकी पत्नी को आप नहीं मिलते और ये बहुत बड़ा सिद्धांत हो सकता है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति को विवेकवान बनाता है और वर्गोत्तम हो जाने से ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। इसका सिंपल सा अर्थ इतना होगा कि देव गुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो रहे हैं तो ये आपको यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, धान्य, सुख, सौख्य अपनी दशा काल में निश्चित रूप से दे जाएंगे और बलवान होकर के देंगे। अगर नवांश के बाद दशमांशा चक्र की विचारधारा में विचार करते हैं तो यहाँ पे गुरु नीच के हो रहे हैं और शनि के साथ परिवर्तन में है। मतलब इनका जो फल है वो किसी दूसरे ग्रह के ऊपर निर्भर होकर के आएगा। डायरेक्ट आपको गुरुदेव का परिणाम कमजोर मिलेगा कारोबार के मामले में। बाकी लग्न और लग्न के बाद नवांश चक्र में वो अच्छा परिणाम करते हुए नजर आएंगे क्योंकि नवांश कुंडली को प्राण कुंडली कहा जाता है। प्राण चक्र है वो बीज कुंडली कही जाती है। इस वजह से वहां पे बलवान स्थिति गुरु की देखी जाएगी जहां वो आपको संसाधन इकट्ठा करने में मदद करेंगे, भाग्य को बल देंगे, दाम्पत्य को की सुरक्षा करेंगे, नर्चर करेंगे और आपकी संतति से आपका मतभेद मिटाएंगे। छठवें भाव के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव इस कुंडली के मारक होते हैं। मंगल के साथ बैठे हैं। किसी शुभ ग्रह का उनके ऊपर कोई बढ़िया शुभ ग्रह उन्हें नहीं देख रहा क्योंकि मिथुन सिंह लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो शनि और मंगल का संपर्क है। तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में एक नीच का ग्रह पड़ा हुआ है। इस वजह से शनि, बुध, राहु और मंगल कई बार जब कभी भी ये एक साथ एक्टिव होंगे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में तो कई बार ये परेशान करेंगे। वैसे ये आपको निर्णय लेने में दिक्कत देते हैं। यही ग्रह आपको आईटी सेक्टर में ले गया है और इसी ग्रह के कारण कभी कभी आपको अपने कार्यों में आलस्य में भी देखा जाता है। अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में आना विपरीत राजयोग, जिसके कारण कई बार स्वास्थ्य में परेशानी होती है या पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। अष्टम भाव के स्वामी जो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं, लग्न में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है वो दारिद्र दोष पैदा कर रहा है और कई बार देवगुरु बृहस्पति चूंकि अष्टमेश और पंचमेश होते हैं, लग्न में बैठेंगे तो आपके जीवन में ऐसी कई बार परिस्थिति बनाएंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं हो, या कई बार आपको वो उस जगह पे भी दिमाग लगाने को विवश कर देते हैं जहां के बारे में आपका कोई ध्यान नहीं जाता है या जहां के बारे में आप कभी विचार नहीं करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दशा में राहु जब एक्टिव हो या जब कभी बुध एक्टिव हो तो इस तरीके की परिस्थिति जीवन में बन सकती है। उसी गुरु की महादशा में जब कभी भी शनि या शुक्र का अंतर होगा तो भी कई बार विषम परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। शनि के बाद अष्टमेश हो गए, नवम भाव के बारे में चर्चा हो गई, दशम के बारे में हो गया, एकादशवें के बारे में हो गया और 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो आप पत्नी के नाम पे निवेश कर सकते हैं। पर सामान्यतया यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को कई बार कुछ शास्त्रकार अमावस्या दोष लगता हुआ नहीं बताते हैं, पर चूंकि कृष्ण पक्ष का जन्म है, रात्रि का जन्म होता तो और भी ज्यादा निगेटिविटी हो जाती कुंडली में, पर बच गए हैं कि
शाम का, लगभग शाम का जन्म है, 5 बज के 37 का जन्म हुआ है। इस वजह से लगभग आप बच गए हैं। हालांकि फिर भी कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के जन्म होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कंपटीशन, जिम्मेदारी, अव्यवस्था, स्वास्थ्य की परेशानी, घर में कलह का माहौल और कई बार बहुत अधिक व्यय में गुजरने की स्थिति बन जाती है। इस अवस्था से अपने आप को बचाने के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके अगर बन पड़े तो इसी आईटी सेक्टर को करियर में दूसरे नंबर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पेशेवर प्रवृत्ति को और भी ज़्यादा पेशेवर कैसे बनाया जा सकता है, अपनी एनर्जी और अपनी टेक्निकल जो नॉलेज है उसको आप कितना बेहतर और इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक व्यापार का स्वरूप कैसे दे सकते हैं, इस पे आपको दिमाग लगाना चाहिए। बाकी इस कुंडली में इतनी सारी चीज़ें हैं। इस कुंडली के सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है वो बन रहे हैं 23 अंश के साथ शुक्रदेव, जो इस कुंडली के दशमेश हैं। नवांश कुंडली में वो कर्क राशि में जा रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में आप व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं, या शुक्र की दशा में लगभग आपको कुछ सहूलियत भी ये कुंडली दे देगी। इसके साथ अगर बात करते हैं तो सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे नंबर पे ग्रह बन रहे हैं। नवांश चक्र में वो धनदायक बन रहे हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य का बैठना दाम्पत्य की कमजोरी भी देते हैं और कई बार पत्नी विवाद तो नहीं पर सामान्यतः तर्क करने वाली हो जाती हैं। उन पे विश्वास करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। चंद्रमा से दूसरे घर के बुध व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं। चंद्रमा से 5वें घर के केतु व्यक्ति को कृतज्ञ और विनम्र बना देते हैं। चंद्रमा से 7वें घर के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को यशस्वी, ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा और निपुण बनाते हैं। चंद्रमा से 11वें घर के राहु व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वृद्धि करते हैं और उसको प्राप्त करने में जातक की मदद भी करते हैं। चंद्रमा से 12वें घर के मंगल व्यक्ति के जीवन में व्यय रहता है। उसके ऊपर भाइयों का भी कई बार दारोमदार आ जाता है। उसी चंद्रमा के ऊपर 12वें भाव में शनिदेव व्यक्ति को कई बार परमात्मा के प्रति आकर्षित होना, ईश्वर की भक्ति का बढ़ जाना या कई बार एकांत में चले जाना, बहुत ज़्यादा त्यागने का बल दे देना, ये सब चंद्रमा से 12वें घर के शनि कराते हैं। इसी चंद्रमा से 12वें घर के शुक्रदेव व्यक्ति को कई बार पत्नी की बातों पे स्वीकार करना, पत्नी की बातों को मानने के लिए विवश हो जाना, ऐसा कराते हैं। अब कुंडली में ग्रहों को समझते हैं कि कैसा कौन सा ग्रह किस तरीके का लगभग अच्छा और बुरा है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सूर्य कुंभ राशि में, यहाँ सूर्य बैठे मीन राशि में, धन देंगे अपनी दशा में, लगभग अच्छा जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में, यहाँ बैठे हैं धनु राशि में। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा आपसे मेहनत करवाएगी और संपूर्ण परिणाम देगी। मंगल जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में उच्च के, नवांश कुंडली में नीचाभिलाषी। इसका अर्थ होगा कि मंगल की दशा में व्यय बढ़ेगा और कई बार गलत निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी या गलत निर्णय लेने का खतरा बढ़ जाएगा। शक्ति नहीं, खतरा बढ़ जाएगा। हमें उस समय सावधान भी रहना होगा। उस समय पत्नी की बातों पे विश्वास ना करके खुद के आत्मविश्वास पे विश्वास करने की आवश्यकता होगी। बुधदेव जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं 12 नंबर में और यहाँ पे बैठ रहे हैं 5 नंबर में। इसका अर्थ होगा कि बुध की दशा में भी कई बार गलत निर्णय होने की शंका पैदा कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तो वर्गोत्तम है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो 100% आपके साथ हैं। शुक्रदेव यहाँ मकर राशि में, जबकि यहाँ वो बैठे हैं कहाँ, कर्क राशि में। इसका अर्थ होगा कि शुक्रदेव धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और कारोबार को आगे लेके जाएंगे। शनिदेव यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं, यहाँ मिथुन राशि में जा रहे हैं। इनकी दशा काल में हड्डियों का खतरा, दांतों से संबंधित समस्या या कई बार आलस्य की अधिकता या घर से दूर रहने का बल ऐसा होता है कि व्यक्ति को उस दशा काल में घर से दूर रहना पड़ता है। ऐसी स्थितियां, पर कारोबार पे 100% विश्वास रखना ही होगा। राहु आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं। द्विस्वाभाविक राशि बनी है केंद्र में, इस वजह से कभी अच्छा और कभी बुरा कारोबार चलेगा या व्यापार चलेगा। शनि यहाँ बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, पंचमेश और षष्ठेश होकर के, ये इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी देंगे। यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र न बैठ करके लग्न में या नवम में या दसम में बैठ जाते तो आपके कंसंट्रेशन यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे और भी ज़्यादा बल मिल जाता, पर वो थोड़ा निचोड़ा जा रहा है। यहाँ पे मंगल न बैठ करके यहीं बैठ जाते या केंद्र में कहीं बैठ जाते, या लगभग सामान्यतया वो आपको समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं। ग्रह के आधार पर अगर मैं अन्य वर्ग चार्ट की बात करूंगा तो भवन, भूमि, वाहन से संबंधित मंगल, शुक्र और गुरु के साथ शनि, ये चारों ग्रह आपको अपनी दशा काल में भरने का काम करेंगे। भाग्यशाली आप हैं और भाग्यशाली से ज्यादा आप कर्मठ हैं।
और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी हैं। विदेशी कंपनी, विदेशी भाषा और विदेशी चीज़ों को समझ करके उसे अपने जीवन में स्वीकार करके धन कमाने का योग इस कुंडली में लगा हुआ है। बाकी ये कुंडली 100% संतान का सुख प्राप्त करेगी। पुत्र पुत्री से इस कुंडली का घर भरा रहेगा। इतना ही नहीं, माता और पिता के बारे में भी अगर मैं विचार करता हूँ तो ये नौकरी आपको आपके पिता के कारण मिली है, पिता के आशीर्वाद से मिली है। पूजा पाठ करने में ये कुंडली 100% ठीक है, पर अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए व्यक्ति पूजा पाठ करेगा। अरिष्ट चक्र के आधार पर हमें सावधान रहना होगा राहु केतु और गुरु की दशा में, और साथ ही साथ शनि मंगल की दशा में। इस दौरान कई बार कफ, भुजाओं में दर्द, कंधे कमर में दर्द और कई बार सुपलियों में दर्द की संभावना बढ़ती है, और कई बार चोट चपेट की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। अंश बल के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो सूर्य 25%, चंद्रमा 50%, मंगल 100%, बुध 25% से कम, देवगुरु बृहस्पति 100%, शुक्र और शनि 100% परिणाम करेंगे, जबकि राहु और केतु भी आपकी कुंडली में 100% परिणाम करने वाले ग्रह बन रहे हैं। क्लियर है? अंक के आधार पर अगर आपकी कुंडली में मैं बात करूंगा तो अंक आपकी कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ 6 भी अच्छा रहेगा। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो है आपकी कुंडली में वृश्चिक, मेष और धनु। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब की तरफ। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पर शतभिखा नक्षत्र में दान करें। श्रवण, आर्द्रा, मृगशिरा, पुनर्वसु और रेवती ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन रविवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। रंग गेरुआ, पीला, नारंगी के साथ लाल बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में मारक दशा चलेगी बुध, शनि, राहु और मंगल तो नहीं, पर सामान्यतः वो थोड़ा बहुत संघर्ष करेंगे, पर मंगल, बुध और शनि के साथ राहु, ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में मारक होंगे। शुक्र की दशा को प्रभावित कर रहे हैं मंगल और शनि, जबकि गुरु लग्न में बैठ करके लगभग आपकी कुंडली के 1 लाख दोषों का समन कर देते हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी, बुद्धो 10 शतानि च, लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु 1 लाख दोषों का समन कर देते हैं। ये कुंडली बहुत ज्यादा चरित्रवान है। इस कुंडली पे आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।